Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण का मतलब है साक्ष्य। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिलते हैं साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी जो संपत्ति होती थी उस पर स्वतंत्रता से अधिकार नहीं था, लेकिन अभिलेखों से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दी थी भूमि। इसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि वो या तो रानी थी या फिर कि इसलिए उनका यह एक उदाहरण विरला ही हो रहा हो। यह भी संभव हो कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू ही ना किया गया हो। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। अक्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं बड़े बड़े अक्षेत्र दान में दिए जाते थे और साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अक्षेत्रीय परिवर्तन मिलते थे। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता था और कुछ का मानना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने नए समर्थक जुटाने शुरू कर दिए। वो ये भी मानते हैं कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में लोगों को दिखाने के लिए भी ऐसा करता था। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। आगे है अग्रहार। अग्रहार उस भाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, भूमि का टुकड़ा, उसको अग्रहार बोला जाता था, लेकिन उससे कर नहीं वसूला जाता था। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में ये कहा है कि प्रभावती ग्राम कुटुंबियों, गांव के जो गृहस्थ और कृषक हैं, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्यतिथि के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चलना स्वामी को दान दिया गया। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त हैं। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के लिए राज्य अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल या दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है कि भाई जो भी मनाएगा वो अपने हिसाब से करेंगे। इस गांव के लोग, इस पर कोई गांव पर नियंत्रण नहीं रहेगा, ये मैंने दान कर दिया। इस राज्य को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया था। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसान
दोनों के बीच की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ या लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले होते थे, और जगह जगह घूमकर वो खेती करने वाले लोग होते थे कुछ। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के लिए विवरण नहीं रखते थे कि भाई वो अपने जीवन को कैसे जिया उन्होंने, ऐसा कोई इतिहासों में उनका वर्णन नहीं है। नगर एवं व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों के बारे में बात करें जिनका विकास लगभग छठी ईस्वी पूर्व में हुआ। छठी ईस्वी नहीं, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारों पर बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग शुरू होता है। मथुरा और अन्य शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। नेक्स्ट इन्होंने दिया है नगरीय जनसंख्या के बारे में। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पहले पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे मिले हैं, थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलाई चढ़ाई गई है। उन्हें उत्तरी कृषाण मार्जित पात्र कहा गया है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग करते होंगे। साथ ही बने गहने उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे हैं। कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे माल तैयार करके बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का भी प्रयोग किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर ऑफ यू।